तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मेरे प्यारे बच्चे लोग। अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हम एग्जाम में अच्छा नंबर पाएं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी टॉप कर सकते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह आपका कक्षा 12 फिजिक्स, यानी कि अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें, यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, वो भी कक्षा 12 की। और प्रश्न पत्र आपको केवल होगा, ध्यान दीजिएगा, और जो यूपी बोर्ड ने 2023 और 24 का मॉडल पेपर जारी किया ना, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़े रहना है और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से बनाए रखना है। सभी जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग जुड़े रहेंगे अच्छी तरीके से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले, और आपको बस हमारे साथ बने रहना है अच्छी तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में पूरा का पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन करूं, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये आपका भौतिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर है। तो आपको इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हम पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको लगेगा, और पूर्णांक आपको इसमें 70 नंबर मिलने वाला है। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की बात करेंगे, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023, क्या प्रतिदर्श आपके देखिए, जैसे आपको 2023 मतलब कि आपको बिल्कुल का बिल्कुल 2023 और 24 में जैसा मॉडल पेपर आएगा, सेम टू सेम वैसा का वैसा मॉडल पेपर आपको यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सारा का सारा आपका मॉडल पेपर है आपके यहाँ आपके पास, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से करना भी है, ठीक है ना। तो चलिए धीरे धीरे आप सब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। तो समय 3 घंटे 15 मिनट इसमें आपको दिया जाएगा, पूर्णांक 70 नंबर का आपका होगा, ठीक। भौतिक विज्ञान की बात करें, कक्षा 12 की बात करेंगे, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 की बात करेंगे, ठीक। तो प्रारंभ के 15 मिनट इसमें आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, शुरू के जो 15 मिनट हैं आपको, ठीक है ना, ये आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक। ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक। और सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है, ठीक। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं, 5 खंड हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द तथा खंड य, ठीक है ना। आपके यहाँ पर 5 खंड हैं आपके पास, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द तथा खंड य, ठीक है ना। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के हैं। खंड अ की बात करेंगे तो इसमें आपके सारे प्रश्न जो है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और ये सारे प्रश्न आपके 1 नंबर वाले होंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, खंड ब में, और इस मॉडल पेपर को समझना आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो अच्छी तरीके से पूरा का पूरा सोल्यूशन कर ले जाएंगे, ठीक है ना। और खंड स की बात करेंगे तो इसमें आपके पूरे के पूरे क्या होंगे, लघु उत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न होंगे। कितने प्रकार के, लघु उत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न होंगे सारे के सारे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं यहाँ पर। तो खंड स की बात करेंगे, इसमें लघु उत्तरी, खंड द की बात करेंगे, यानी खंड स की बात लघु उत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे। और खंड द की बात करेंगे तो लघु उत्तरी सेकेंड प्रकार के प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न के आपके 3 अंक मिलने वाले हैं, ठीक। खंड य की बात करेंगे, इसमें आपको सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक, और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक आपको इसमें मिलने वाले हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है, ठीक। और प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, इसमें आपको सामान्य अर्थ देखने को मिलेंगे, जो आपके यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है।
खंड अ की बात करेंगे और उससे पहले कॉपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको मॉडल पेपर के बारे में बताया, आप कॉपी के बारे में भी आप लोग समझ लिए थोड़ा। ये आपको सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, ठीक। ये आपकी डेमो कॉपी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी तो यहाँ पे आपको केंद्र व्यवस्थापक की मुहर और यहाँ पे आपको केंद्र की मुहर देखिएगी, ठीक है ना। और अब ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। पहला काम तो यही करना है आपको कि किसी भी भाग में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे, ठीक है ना। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। तो ये आपको बातों को ध्यान देना होगा और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे, ठीक है ना। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपका होगा, जो अनुक्रमांक आपको डालना होगा अंकों में, ठीक। और यहाँ पे आपको शब्दों में डालना है। अंकों में कैसे डालना है मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो अंकों में आपको डालने का तरीका ये है, जैसे आपको अंकों में कुछ ना कुछ लिख दिए, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया कि ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा और थोड़ा आप लोग स्थिर होकर समझने का प्रयास करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें आपको दे दिया अंकों में लिखना है, तो आप अंकों में लिखेंगे 5 5 2 7 8 9 4 6 2, ठीक। आपके लिए मान लिया आपका हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया इसको आप किस में लिखिए, इसको लिखिए आप शब्दों में। तो आप क्या लिखेंगे 5, ठीक, 5 2 7 8 9, यानी 9 आपको ऐसे लिखना है, 4 6 और 2, ठीक। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिख देना है। तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, मतलब आपका जो रोल नंबर है वो लिखना है आपको, सेम टू सेम यही नहीं याद कर लेना है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, तो आपके लिए होगी। और यहाँ पर विषय आपको डाल देना है भौतिक विज्ञान और प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र आपको डालना है, ठीक। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करें 2023 और 24, ठीक। परीक्षा का दिन यहाँ पे आपको डाल देना है, परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको डाल देनी है, केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। इतना काम आपको करना है, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इस बात को मेरे नोटिस कर लीजिए, कॉपी में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए अब मॉडल पेपर को कैसे आपको कॉपी लिखना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कॉपी, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम आपको ऐसे ही कॉपी लिखनी है, सेम टू सेम, कुछ आपको चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे इसने प्रश्न दे दिया, प्रश्न को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि अब हम आपको मॉडल पेपर सोल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक। और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है ना। चलिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, सभी लोग आंसर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपको सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा लिखना है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको लिखना है। और आपको कहीं कटपिट, फर्स्ट पेज में कहीं पर आपको कटपिट नहीं करना है, इस बात का भी आपको नोटिस कर लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F है। जो देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, ठीक, जो कि u वेग से गतिमान है, वेक्टर u वेग से गतिमान है, या गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला जो बल है वेक्टर F है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, वेक्टर u इंटू क्यू इंटू वेक्टर b, ठीक। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4, आपको इस तरीके से पूरा लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों। क्या है, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा अनुदिश होगी।
किसकी अनुदिश होगी? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। क्या हो जाएगा? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के अनुदिश हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो पहले आपको क्षमता निकाल लेनी है। क्षमता निकालेंगे, P बराबर अगर टोटल निकालेंगे तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, ये P1 ये P2, तो यहाँ पे निकालेंगे क्या हो जाएगा? 4 - 2, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। यहाँ से क्षमता आ गई तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। किसमें? अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/f होगा। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ देखिए P बराबर कितना दिखा रहा है? 2 लिख रहा है, तो यहाँ पर 2 बराबर क्या लिखेंगे? 100/f, या F बराबर क्या हो जाएगा? 100/f यानी कि 2 P यानी आपका हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है ना? तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास है कि एक धातु के पृष्ठ पर क्या कर रहा है? एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं। तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए यहाँ पर? 4 वोल्ट ही होना चाहिए। कितना? 4 वोल्ट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, P प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए पेंटावैलेंट, जिसमें 5 संयोजी होंगी, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, और बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कौन सा होगा? सभी आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्सेनिक। ठीक, क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। देखिए अगर पेंटावैलेंट है तो उसमें त्रिसंयोजी आप मिलाएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके, आर्सेनिक इसमें मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? आर्सेनिक मिलाएंगे। ठीक है ना? अब चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आ गया जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक, तो जो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में दिखाई देगा। क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। किसके लिए? विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक को आपको लिखना है। ये आपको लिखना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? क्या लिखना है? विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक आपको लिखना है। ठीक, तो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। इसका मात्रक क्या होता है? अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आपका होता है, इसका मात्रक होता है, इसकी इकाई होती है, क्या होती है? महोमीटर की पावर -1 होती है। क्या होती है? महोमीटर की पावर -1 होती है। ठीक, चलिए ख नंबर की बात करेंगे। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति क्या कर रहा है? दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के, ठीक, क्या कर रहा है? मान लीजिए दो सीधे समांतर हमारे पास दो धारावाही चालक हैं जो अनंत लंबाई के हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दो हमारे क्या हैं? धारावाही चालक हैं, अनंत लंबाई के हैं। ठीक, ये आपको हो जाएगा, लंबाई अनंत हो जाएगी। चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए दूरी r है,
इस पर आपको बल आपको बताना है कितना बल होगा। तो इसका बल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लोग, इसका बल हो जाएगा F अपान यल बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान आर। क्या हो जाएगा 2I1 I2 अपान आर। ये आपको पूरा लिख देना है, ठीक है ना। तो समझ में आया। चलिए ग नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध, क्या 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की, प्रेरकत्व मतलब आपका क्या होता है यल, क्या कर रहा है, मान लीजिए प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, प्रतिरोध आर बराबर कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है, और हेनरी जिसे आप क्या कहेंगे यल कहेंगे, इसका मान क्या दे रखा है इंडक्टर 10 हेनरी आपका इसका मान भी दे रखा है, और कुंडली 50 वोल्ट वोल्टेज से भी दे रखा है आपको 50 वोल्ट। ठीक, ये आपको दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको दे रखी हैं। तो ओम के नियम से देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ओम के नियम से क्या होगा, ठीक है ना। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, या I इज इक्वल टू V अपान आर। क्या होगा I इज इक्वल टू V अपान आर बराबर 50/10। क्या बराबर V का मान देखिए कितना देख रहा है 50 दे रखा है, और R का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 50/10 यानी कि 5 आपका हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। ठीक, अब देखिए जो E बराबर हमारे पास फार्मूला हमें मालूम है, ये फार्मूला हमें मालूम है कि E बराबर के ऊर्जा का जो मान होता है हाफ यल आई स्क्वायर होता है। क्या होता है हाफ यल आई स्क्वायर होता है। तो यल का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और आई का मान कितना दे रखा है 5 अभी हमने निकाला। तो हाफ 10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा E बराबर 125 जूल। कितना हो जाएगा E बराबर 125 जूल। चलिए ग नंबर की बात करें, क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। ग नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखिए आपके पास नहीं, आप मत कहिएगा सर आप दूसरी जगह से क्वेश्चन करवा। देखिए आपके मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है जो बोर्ड ने अभी अभी जारी किया। आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। किसको, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी महत्वपूर्ण, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको वहां पर मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको देना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, मान लीजिए कोई हमारे पास प्रकाश की किरण है, ठीक, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। मान लीजिए एक हमारे पास कांच का टुकड़ा है, ठीक, ये कांच का टुकड़ा है, ये हमारा क्या है सघन माध्यम है, क्या है सघन माध्यम है, और ये हमारा क्या है विरल माध्यम है जिसे हम वायु कहेंगे। ठीक, और इसे हम क्या कहेंगे कांच कहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी प्रकाश को इस कांच के बाहर क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। ठीक, तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। कहने का मतलब कि हम क्या करें इस, जैसे मान लीजिए ये क्या होती है कि अगर किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगी अभिलंब से। ध्यान दीजिएगा जैसे ये मान लीजिए क्या है आपका अभिलंब है, ठीक, तो अभिलंब है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी झुकेगी, ठीक है ना, क्या होगी झुकेगी। तो हम क्या करेंगे कि जब इसका मान क्या, ध्यान दीजिएगा, जब इस किरण को हम क्या करेंगे यहाँ पे कर दें, और जो ये आपका कोण है यहाँ पे हो जाए 90 डिग्री पे, ये एंगल जब 90 डिग्री पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उस समय जो हमारा प्रकाश निकलेगा, जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे क्रांतिक कोण कहेंगे। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हाइड्रोजन के प्रथम ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो कह रहा है कि तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या आपको निकालनी है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या
0.53 एंगस्ट्रॉम है तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा R1 इंटू एन स्क्वायर, या R3 बराबर, देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तृतीय निकाल रहे हैं, तृतीय बोर कक्ष के निकाले तो यहाँ पर 3 रखेंगे और यन का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो चूंकि यन बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो R3 बराबर 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि R3 बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4.77 हो जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोग एक बात को और नोटिस कर लीजिए कि आपके लिए एक नया बैच जारी कर दिया है जिसमें आपको पूरा का पूरा तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको न्यू बैच आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की जाएगी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या ज्ञात करना है, त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो लैम्डा का मान कितना दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो द्रे बॉगली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 12.27 बटे अंडर रूट v, तो यहाँ पर मान रखें v बराबर रखेंगे मान यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, 12.27 अपान लैम्डा का स्क्वायर। तो यहाँ पर लैम्डा का मान दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, तो मान रखेंगे 12.27 बटे 1 स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा 150.6 वोल्ट। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए खंड स की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न होंगे। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए खंड स में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके साथ, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर, क्या 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। ठीक, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्या करना है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अगर A1 बराबर हम क्या माने, A1 L बराबर A2 2L, क्योंकि लंबाई दोगुनी कर रहे हैं हम, तो A2 2L हो जाएगा, तो A1 अपान A2 बराबर 2L अपान L, यानी कि 2 अपान 1। तो यहाँ पर आप जो है A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 अपान 2, क्या हो जाएगा A1 अपान 2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो 2L अपान A2। क्यों, क्योंकि R2 का मान हमारा क्या निकलेगा, 2 गुना करेंगे इसमें, तो 2AL अपान A2, समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 रो एल इंटू 2 अपान A1, तो बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू रो एल अपान A1, यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा 4R1। ठीक, R2 बराबर क्या हो जाएगा 4R1, और R2 बराबर यहाँ पर निकलेगा 24, क्या निकलेगा 24 ओम, तो यानी कि R2 बराबर 24 ओम। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा R बराबर 6 ओम, क्या हो जाएगा R बराबर क्या है 6 ओम आपका निकलेगा। ठीक, तो ये आपके लिए हो जाएगा A2 बराबर A1 अपान 2, क्या हो जाएगा A1 अपान 2। तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, अगर A2 का मान निकालेंगे तो A1 का मान अगर आप निकालेंगे तो A1 का मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना, तो R2 का मान कितना आएगा 24 ओम आएगा, और यहाँ पर R का मान कितना आएगा 6 ओम। ठीक, R का मान 6 ओम आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 के ख की बात करें। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए क्या है, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई हमारे पास प्रिज्म है, तो उसमें जो अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम आपके पास कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, और प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर क्या कर रहा है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। ठीक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा अपवर्तन कोण क्या है 30 डिग्री दे रखा है, और डेल्टा एम भी आपको 30 डिग्री दे रखा है, मतलब जो अपवर्तन कोण है वो भी 30 डिग्री है, और जो
लैम्डा एम है वो भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान टू, क्या, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान टू अपान साइन ए बाई टू, क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण, आई बराबर आपका आपतन कोण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आई का मान कितना है, ए प्लस लैम्डा एम अपान टू, तो यहाँ पर रखेंगे आई बराबर ए प्लस लैम्डा एम अपान टू। लैम्डा एम का मान दे रखा है, ए का मान हमें निकालना है, आई का मान दे रखा है, दो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे इसका मान, तो 60 प्लस 30 अपान टू, यहाँ पे आई का मान ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आई का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण हो जाएगा। ठीक, प्रिज्म के प्रिज्म कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, तो प्रिज्म कोण आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई टू, आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई टू, और आर बराबर ए बाई टू, यानी कि ए बराबर टू आर, ए बराबर टू आर। तो यहाँ पे प्रिज्म कोण 60 डिग्री आप निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना निकालेंगे, 60 डिग्री, यस इस फार्मूले से, आर बराबर ए बाई टू, क्योंकि आर किसके बराबर है, ए बाई टू के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ए बाई टू यानी कि 2r के बराबर हो जाएगा, तो 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो आई का मान आसानी से इससे हम निकाल लेंगे 45 डिग्री। तो एन बराबर क्या हो जाता है, साइन आई अपान साइन आर, स्नेल के नियम से। तो यहाँ से रखेंगे साइन 45 का मान 1 अपान अंडर रूट टू, और साइन 30 अंश का मान 1 अपान टू। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट टू आपका आएगा, क्योंकि 2 अपान ये 2 ऊपर जाएगा, 2 अपान रूट टू, ठीक है ना। तो अंडर रूट टू ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे बच्चा लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान देंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। n का मान कितना निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से n का मान हम निकालेंगे, कितना निकालेंगे, अंडर रूट टू आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए 3 के ग की बात करें, क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या कर रहा है कि मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो स्क्रीनशॉट भी करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चा लोग। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया, जिसे हम क्या कहेंगे, AMU कहेंगे। क्या कहेंगे, AMU कहेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, AMU कहते हैं, एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। एक AMU किसके बराबर होगा, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। तो एक AMU बराबर कितना होगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको चित्र में दे रखा है, इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको प्रतिरोध दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है 5 ओम। ठीक, 5 ओम प्रतिरोध दे रखा है, और यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज कितना दे रखा है ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और यहाँ पर वोल्टेज 2 वोल्ट दे रखा है, और फिर भी प्रतिरोध 5 ओम दे रखा है यहाँ पर। तो पीएन संधि डायोड पश्चदिशिक, क्या, जो पीएन संधि डायोड है वह पश्चदिशिक है। तो अतः A1 का पाठ्यांक क्या होगा, शून्य होगा। जो A1 का पाठ्यांक है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो A2 से मापी गई धारा, जो A2 है ना, इससे मापी गई जो धारा है I2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट बटे 5 ओम बराबर 0.4 एम्पियर। तो I2 का मान कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। ठीक, तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है 4 का, यानी ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 4 के देखिए 3 का घ आपका समाप्त हो गया, अब 4 के क की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका स्टार्ट है 4 का क, ध्यान दीजिएगा। ठीक,
तो विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है कि विभव प्रवणता से आपका क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य, क्या विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो राशि यानी विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। और इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। इसकी परिभाषा आपकी होती है कि दूरी के साथ क्या कर रहा है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में क्षेत्र की ऋणात्मक विभव प्रवणता के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक जी, आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन 4 के ख की बात करेंगे। तो 4 का ख ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए और अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध आपको बताना है। ठीक, तो चलिए, अपवाह वेग क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, क्या कर रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास किसी वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है, मान लीजिए कोई हमारे पास चालक ही है। ठीक, तो चालक में क्या कर रहा है, कोई वैद्युत आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चा लोग। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अनुगमन वेग का मान लगभग 10 से 4 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 10 से 4 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, संबंध की बात करेंगे। माना कि चालक की एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। ठीक, कितना है, n है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होगा vd है, तो चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यदि a है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तब ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड में क्या कर रहा है, 1 सेकंड में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd है। क्या है, NaVd है। ठीक, तो परंतु इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है। अतः 1 सेकेंड प्रवाहित आवेश बराबर धारा। तो I इज इक्वल टू NaVdE। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NaVdE। ठीक है ना। तो अथवा I अपान A बराबर क्या हो जाएगा, NaVdE, अर्थात धारा घनत्व J बराबर NVdE, यानी धारा घनत्व J बराबर I अपान A। क्या हो जाएगा, I अपान A, अर्थात धारा घनत्व J बराबर अनुगमन वेग Vd के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुगमन वेग Vd के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, 4 के घ की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फैराडे ने, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 4 के ग की बात करेंगे। 4 का ग देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन एक ड्यूट्रॉन। ठीक, क्या करा, एक प्रोटॉन एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण। हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है। समान विभवांतर से त्वरित होकर क्या होते रहे हैं लोग, क्या हो रहे हैं, समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। पहला तो यही करेंगे, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करना है। ठीक, क्या करना है, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करना है। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होगी, जी आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा कण है। इनके आवेश की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक आवेश होगा, एक इकाई होगा, इसमें भी एक इकाई होगा और इसमें क्या होगा, 2 इकाई होगा। ठीक, तो अल्फा कण में हमेशा 2 इकाई होता है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की तुलना अगर करें तो इसमें 1 इकाई होगा, तो इसमें 2 इकाई होगा, तो इसमें 4 इकाई द्रव्यमान होगा। समझ में आया। चलिए, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है Q इंटू बी होती है। ठीक, क्या होती है, Q इंटू बी होती है। तो गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या होगा, देखिए के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा। अगर के ई बढ़ेगा तो क्यू, अगर क्यू बढ़ेगा तो के ई बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अनुपात 1:2:1:1:2 हो जाएगा। ठीक, सेकंड की बात करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम वी अपान क्यू बी। क्या हो जाएगा, एम वी अपान क्यू बी आपका हो जाएगा। ठीक, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपान क्यू।
ठीक। तो अनुपात अगर हम n को 1 रखें तो q को भी 1 रखें। दो m को इसमें हम क्या रखेंगे, द्रव्यमान इसका कितना है 2 है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका आवेश कितना है 1 है। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, इसका द्रव्यमान कितना है 4 है और इसका आवेश कितना है 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुपात 1:2:2, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर त्रिज्या की बात करें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 1 में 10 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक। और 2 का गुणा करेंगे 20, फिर 2 का गुणा करेंगे 20, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया 4 के घ की बात करेंगे, ठीक है ना। 4 के घ की बात करेंगे तो आपके लिए देखिए फैराडे के 2 नियम दिए, फैराडे ने 2 नियम दिए। फैराडे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 4 के घ की बात करेंगे जो कि आपके लिए प्रश्न दे रखा है। प्रश्न क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके लिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए 4 के घ की बात करेंगे। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को बताइए। क्या बताना है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को आपको बताना है, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रथम नियम की बात करेंगे। प्रथम नियम देखिए क्या है आपके पास। प्रथम नियम आपके पास क्या है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या है, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है कुंडली है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। और द्वितीय नाम की देखिए, जब मान लीजिए हमारे पास क्या है कोई कुंडली है, उस कुंडली को हम किसमें किसी चुंबकीय कुंडली को चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया था, मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसको रख करके क्या उसमें परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक। चलिए द्वितीय नियम की बात करेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होती है, यानी कि E बराबर -N∅/dt आपके लिए हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। चलिए 4 के अंगा की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पर्दे को निम्न में से क्या कर रहा है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितने, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा, पर्दे पर क्या, किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। क्या, 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये 2 लेंस रखे गए हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहाँ से मान लीजिए x है, यहाँ से भी x है, ठीक। तो चित्र O में माना O व I क्रमशः वस्तु एवं प्रतिबिंब है। क्या है, वस्तु एवं प्रतिबिंब है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। माना लेंस की प्रथम स्थिति L1 पर है, लेंस जो यंस है लेंस की प्रथम स्थिति L1 पर है, तब U बराबर -x हो जाएगा। तो U बराबर का जाएगा -35, तो F1/F बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर 1/f बराबर 55 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर, 1/55 माइनस 1/-35, ठीक। ये आपका हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18/385 यानी कि F बराबर 385/18 बराबर 21.4 सेंटीमीटर। तो परिपथ में धारा IRMS क्या, IRMS बराबर क्या हो जाएगा, VRMS/2Z, VRMS/Z यानी कि 300/10 बराबर 300 एम्पियर, यानी LC व R। दिखा दीजिए ये तो दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21.4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, चुंबकत्व के परमाणुई मॉडल की व्याख्या कीजिए। किसके, चुंबकत्व के परमाणुई मॉडल की व्याख्या करना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करते हैं, इस गति के कारण पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है ना।
और अनुचुंबकत्व की बात करेंगे, वे पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के समीप लाने पर हल्का सा आकर्षण अनुभव करते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, पदार्थ द्वारा बाह्य क्षेत्र में क्षीण चुंबकत्व ग्रहण करने के गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। मतलब अगर हम पदार्थ द्वारा बाह्य क्षेत्र में क्षीण चुंबकत्व अगर हम ग्रहण करेंगे, मतलब कि बहुत ही कम चुंबक का अनुभव करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुचुंबकत्व कहेंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या करा, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यल, सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। क्या बनाना है, इस परिपथ का आरेख बनाइए। ठीक है ना। और परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र निकालिए, लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात 500 ओम, ठीक, धारती प्रतिघात 50 ओम तथा ओमी प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा था एल, सी एवं आर में सिरों बीच विभवांतर आपको निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रतिबाधा हमारी निकलेगी, क्या हो जाएगी, जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आपके लिए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमारे पास बी आर एम एस दिया है 300 वोल्ट, एक्सएल दिया है 50 ओम, एक्सी दिया है 50 ओम, ठीक, आर बराबर 10 ओम। तो सारे मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 50 का स्क्वायर, यानी इसको 0 हो जाएगा, यानी 100 आएगा अंडर रूट, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 10 ओम। यहाँ पर अंडर रूट नहीं होगा, सिर्फ 10 ओम आपका आएगा। ठीक, तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपान जेड बराबर 300/10 बराबर 300 एम्पियर। क्या हो जाएगी, 300 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक, तो एल सी आर सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वी आर बराबर आई आर एम एस इंटू आर, यानी कि 30 इंटू 10 यानी कि 300 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो मैक्सवेल ने क्या दिया था कि मैक्सवेल ने गणनाओं द्वारा यहाँ स्थापित किया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। इस आधार पर मैक्सवेल ने अपना यह मत दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तरंगों के संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। तो 5 की बात करेंगे तो प्रकाश तरंगों के हस्तक्षेप के लिए आवश्यक शर्तें इसलिए हैं कि पहला नंबर तो यही हो जाएगा कि प्रकाश के सुसंगत स्रोतों की आवश्यकता होती है, मतलब जो उसके अनुरूप होते हैं, उसके सुसंगत स्रोतों की आवश्यकता होती है। ठीक, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच पर्याप्त अंतर, मैक्सिमा मतलब जब आपका ग्राफ ऊपर जाएगा और जब आपका ग्राफ नीचे आएगा गर्त में, तो आपका मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो पर्याप्त अंतर उत्पन्न करने के लिए आयाम और तीव्रता लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगले बात की बात करेंगे, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए। ठीक, तो प्रभाव नियम आपको लिखना है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम का आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है। पहला तो यही है, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन, क्या, जिसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा लोग, जिसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित किरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा प्रश्न शब्द गॉस का प्रमेय। आप सभी लोग जानते ही हैं, गॉस का प्रमेय आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक, और इसका जो अनंत लंबाई के अवशिष्ट तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको भी आप लोग पूरा क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, क्योंकि गॉस का प्रमेय है तो आपको अच्छी तरीके से पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये भी आपको पूरा क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक, ये भी आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये भी आपका पूरा क्या है, आपका है यहाँ पर, ये आपका पूरा गॉस के प्रमेय है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R। ठीक है ना, वायु शक्ति तीव्रता निकालनी थी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर जिसका आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के क्रम का हो आपतित
होता है तो अवरोधक या द्वारक के किनारों पर प्रकाश ऋजुरेखीय संचरण क्या करता है, ऋजुरेखीय संचरण से विचलित होकर मुड़ जाता है। जिस स्थान पर ज्यामितीय छाया बननी चाहिए थी वहां भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। ठीक, अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का यह मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन निम्नलिखित दो घटनाओं में प्रदर्शित होता है। कौन कौन सी घटनाओं में, ध्यान दीजिएगा। पहला, ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना, एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए न्यूमेरिकल है, तो इसको आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसको अच्छी तरीके से। ठीक, और इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये भी आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि 9 नंबर, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींची और दो अवस्थाओं में हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। तो ये आपको कर देना है पूरा का पूरा। ठीक, ये आपको लिख लेना है। यानी अग्र अभिनत कब होगा, जब संधि डायोड पी क्षेत्र के बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि अग्र अभिनत होगा। यानी जब पीएन संधि को, जब पी को हम किससे, धन सिरे से जोड़ेंगे तो अग्र अभिनत होगा। जब इस पी को हम किससे, ऋण सिरे से जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, पश्च अभिनत होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जब इसको हम क्या जोड़ेंगे, पश्च अभिनत, यानी इसको हम पी को ऋण से जोड़ देंगे तो यह पश्च अभिनत आपका हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।